हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां ऑलरेडी सेंड कर दी गई है। और बाकी आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, पक्षी गणना वर्ष 2025 में भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों का आधार पर अव्वल राज्य कौन सा है। तो अभी क्या है बेटा, जिस तरह इंसानों की जनगणना होती है हमारी, उसी तरह क्या है पक्षियों की भी गणना होती है। तो अभी क्या चल रही है, पक्षी गणना चल रही है। 2025 की पक्षी गणना हुई थी, ठीक है, 2025 की। उसमें कितनी प्रजातियां थी, उसमें टोटल प्रजातियां कितनी थी, प्रजातियां 1068 प्रजातियां थी। कितनी बेटा, 1068, ठीक है। उसमें 500 कुछ समथिंग प्रजातियों की मैं बात करूं, 543 प्रजातियां कितनी है, 543 प्रजातियां। मतलब भारत में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन सा राज्य रहा है, वो रहा है पश्चिम बंगाल में। कितनी है, 543 प्रजातियां इसकी पाई गई है। तो हाल ही में क्या है, पक्षी जनगणना हुई है। भारत में 1068 प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। उनमें सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां पे पाई गई है, पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियां पाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट कौन, किसने ये जनगणना की है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। आपसे क्वेश्चन इससे भी तरह आ सकता है कि हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट द्वारा जो पक्षी जनगणना की गई है, तो सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां कहां पाई गई है, तो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में पाई गई, जिन्होंने 14 से 17 फरवरी को आयोजित हुआ था, जिसमें भारत में 1068 प्रजातियां दर्ज की गई थी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ने 543 प्रजातियों के साथ लगातार तीसरी बार क्या प्रथम स्थान पे रहा है। यह लगातार क्या, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे आया है पक्षी जनगणना के अंदर, सबसे ज्यादा यहाँ पे है। राज्य में 1909 चेकलिस्ट अपलोड हुई है, जिसमें दार्जिलिंग में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कहां पे प्रजातियां थी, दार्जिलिंग में कितनी, 252 प्रजातियां दर्ज की गई है। और दक्षिण में 24 परगना में सबसे अधिक 513 चेकलिस्ट क्या सबमिट हुई है। मतलब ये डेटा आप छोड़ो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो पक्षी जनगणना हुई है, उसमें सबसे ज्यादा प्रजातियां कौन से राज्य में पाई गई है, तो पश्चिम बंगाल में पाई गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने की दुनिया का दूसरा देश कौन सा हुआ है। जिस तरह अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसी तरह के जो पायलट होते हैं उनका भी क्या है लाइसेंस होता है, जो विमान को उड़ाते हैं, ठीक है। उनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस मतलब ईपीएल जारी हुआ है। इसका मतलब क्या है, अब आपको क्या है, मतलब डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से भी क्या है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स लाइसेंस भी मिलेगा। अब आपको क्या फिजिकली मतलब साथ में लाइसेंस को रखना जरूरी नहीं है आपके पास, जैसे डिजी लॉकर में अपन डॉक्यूमेंट रखते हैं ना, उसी तरह आप उस लाइसेंस को अपने फोन में या इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रूप में रख सकते हो। वो भी क्या मान्य होगा और उस तरह भी क्या जारी कर दिया जाएगा। तो भारत क्या है, दुनिया का दूसरा देश बन गया। और फर्स्ट देश कौन है ये काम करने वाला, पहला देश कौन सा है बेटा, चीन है। और भारत क्या है, सेकंड देश है जिसने क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस जारी करने लग गए पायलट्स के लिए, ठीक है, नागरिक उड्डयन के लिए, पायलटों के लिए। तो भारत दुनिया का क्या है, दूसरा देश हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट होगा। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला चीन के बाद भारत दुनिया का क्या है, दूसरा देश हो गया। इसकी घोषणा कब हुई थी, 20 फरवरी 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा की गई थी। हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू जी है। इनके द्वारा क्या इनकी घोषणा की गई और कहां पे गई थी, दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पे स्थित उड़ान भवन में ये परियोजना शुरू की गई थी। कहां पे, उड़ान भवन में ये योजना शुरू की गई दिल्ली के अंदर। तो आपको याद क्या रखना है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है, तो वो भारत। और दुनिया कौन सा देश बन गया, सेकंड देश बन गया। कौन सा, सेकंड। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 की मैं बात करूं तो हाल ही में कहां पे किया गया, भारत में किया और भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और कौन आए हुए हैं, भूटान के प्रधानमंत्री आए हुए हैं। कौन आए हैं, भूटान के
पीएम भी यहाँ पे आए हुए हैं और नई दिल्ली में क्या इसका आयोजन हुआ, कहाँ पे बेटा, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पे, नई दिल्ली में ये आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इसका मेन कारण क्या है, क्यों किया गया है, वो भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडप मतलब नई दिल्ली में सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसका, सोल लीडरशिप सम्मेलन। ये 2 दिन चलेगा, 21 और 22 फरवरी को चलने वाला है। इसमें क्या नेतृत्व के संवाद को बढ़ाने के लिए किया गया। इस भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबेगो ने मुख्य भाषण दिया था। यहाँ पे कौन मौजूद थे, भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री भी आए हुए थे, इन्होंने इसको उद्घाटन किया है। उसका मेन थीम क्या है, क्यों किया गया है, तो विकसित क्या है, मोदी जी ने 2047 तक भारत को क्या विकसित राष्ट्र बनाने के सक्षम में क्या है, नेतृत्व पे क्या जोर दिया कि मतलब भारत को 2024 तक क्या एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसलिए क्या इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में किया गया। ये मोदी जी और ये भूटान के प्रधानमंत्री, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की मैं बात करूं, जैसे आपकी जैसे मातृभाषा होती है, हर राज्य की या हर जगह की एक लोकल भाषा होती है, इसको मातृभाषा बोलते हैं। वो दिवस कब आता है, और अब की बार क्या इसकी सिल्वर जुबली थी, मतलब 25वीं सालगिरह थी। कौन सी बेटा, 25वीं वर्षगांठ थी, 25वीं वर्षगांठ थी। इसके अवसर पे क्या है, हर साल कब है, हर साल 21 फरवरी को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और लिख लेना, हर साल 20 फरवरी को क्या है बेटा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कौन सा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है, कब है, 20 फरवरी को। और 21 फरवरी को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को भाषाई संरक्षण और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। मतलब भाषाओं का संरक्षण करना, भाषाओं को बचाना। जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थानी बहुत कम लोग बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, क्या तो शर्माते हैं। हर लोग क्या हिंदी या इंग्लिश या अदर भाषा सीखने में लगा हुआ है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है, कोई चाइनीज सीख रहा है, क्यों लोग अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा को क्या भूलते जा रहे हैं। तो आपको अपनी भाषा बोलनी चाहिए, राजस्थान की हो तो राजस्थानी बोलनी चाहिए, गुजरात की गुजराती बोलो, महाराष्ट्र के तो मराठी बोलो, बिहार के तो बिहारी बोलो, यूपी के तो यूपी वाली भाषा बोलो, तमिल के तो तेलुगु बोलो, जो भी आपकी भाषा है उसको बोलो। उसको आपको बचाना है, उसको आपकी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आपको संरक्षण करके रखना है। मतलब आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, इस भाषा का बहुभाषा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। मतलब शिक्षा भी है आपकी इन भाषाओं में, आपकी मातृभाषाओं में होनी चाहिए। ठीक है, इसकी क्या बेटा अब की बार सिल्वर जुबली थी, मतलब इसके 25वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। और इसकी नींव कहां पे पड़ी थी, तो बांग्लादेश में इसकी नींव रखी गई। 1952 में क्या है, इस के संबंधित क्या इसकी नींव रखी गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, तो कौन से क्रम का बेटा, 98वें क्रम का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की, कौन सा, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की बात करूं तो ये कहां पे आयोजित किया गया, तो ये कहां पे हुआ था, दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। और किसने किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या इसका उद्घाटन या इसका कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। अब क्यों किया गया, क्योंकि मराठी भाषा की जो पुस्तकें हैं, मराठी भाषा की जो परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया, नई दिल्ली में आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये 71 वर्ष बाद में क्या दिल्ली में सम्मेलन हुआ, कितने साल बाद, 71 साल बाद क्या इसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ है। अभी तक क्या 71 साल तक दिल्ली में नहीं हुआ, बाहर ही होता था। और जो मराठी भाषा की जो परंपरा है, उसकी जो पुस्तकें हैं, प्रदर्शनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साहित्य संवाद है, इन क्षेत्र इन सबको शामिल किया गया, इन सबको बनाए रखने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। टाइम मैगजीन की वर्ष की महिला 2025 की सूची में किसे भारतीय महिला को शामिल किया गया है, तो टाइम मैगजीन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, कौन सा बेटा, वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया टाइम मैगजीन द्वारा। तो मैं बात करूं ये किसको दिया गया, भारत की पूर्णिमा देवी को। किसको बेटा,
पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया। किसको बेटा? पूर्णिमा देवी बर्मन को ये अवार्ड दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है भारत में? ये असम की रहने वाली है। कहाँ पे? असम की रहने वाली है। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इनको क्या कुछ और अवार्ड भी मिले हैं? 2 बार क्या है इनको? 2 बार क्या है बेटा? इनको क्या मिला है? 2 बार मैं बात करूं, इनको गोल्डन विटली अवार्ड भी मिला है। कौन सा? विटली गोल्डन अवार्ड भी मिला। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 5 बार क्या है इनको? 5 बार क्या है? वर्ल्ड अर्थ चैंपियंस का वर्ल्ड अर्थ चैंपियन का अवार्ड भी क्या इनको 5 बार मिल चुका है। वर्ल्ड अर्थ चैंपियन का 2 बार, विटली गोल्ड भी इनको अवार्ड, विटली गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। अब की बार क्या है? पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये कहाँ की रहने वाली है? भारत के असम राज्य की रहने वाली। एक नाम और लिखो, अब की बार क्या है? किसके द्वारा? टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? कौन सा बेटा? पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो ट्रंप भाई साहब को मिला। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को क्या अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये भी आपको याद रखना है। टाइम मैगजीन द्वारा 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, और वुमेन ऑफ द ईयर कौन रहा है? ठीक है, तो वो पूर्णिमा देवी बर्मन रही है, असम की रहने वाली है। इनको 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड मिला, 5 बार वर्ल्ड अर्थ चैंपियन भी इनको अवार्ड, वर्ल्ड चैंपियन अर्थ अवार्ड भी इनको मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब क्यों मिला है वो भी अपन इनके बारे में देख लेते हैं। असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को क्या ये एक डॉक्टर है और वन्य जीव संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन में वर्ष की महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया। वे दुनिया भर की 13 प्रमुख महिलाओं में से एक है जिन महिलाओं की जुड़ी समस्याओं के समाधान में योगदान डॉक्टर बर्मन को हेरगिला ग्रेटर एडुकेटेड स्टोरक और इसकी आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण की पहचान के लिए मिला। मतलब ये क्या है? एक वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करती है और इन्होंने जो जीवों को बचाने, उनके संरक्षण के लिए जो लिप्त हो रही है प्रजाति जो रेड डेटा लिस्ट में है, उसके बचाव के लिए आर्द्रभूमि वेटलैंड साइट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये क्या बेटा? पूर्णिमा देवी बर्मन है, जिनको अभी क्या वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा दिया गया। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सी? लाइफ ऑफ मार्स। कौन सी बेटा? एग्जाम में पक्का आपको कहीं ना कहीं दिखेगी लाइफ ऑन मार्स। मतलब मार्स क्या है? मंगल है। मंगल पे कैसी लाइफ है? कलेक्टेड स्टोरी, मतलब वहां की कहानी क्या है, जिन्होंने इनकी मतलब लाइफ कैसी है मार्स की, और लाइफ पे मतलब मार्स पे क्या है, मंगल पे जिंदगी कैसी है, और वहां पे इन्होंने जो स्टोरी कलेक्ट की है, इकट्ठी की है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। किसने लिखी है पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी है नमिता गोखले ने। किसने बेटा? नमिता गोखले। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो नमिता गोखले की पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन जनवरी 2025 में हुआ है। जैसा कि प्रकाशक हार्पर कोलिंग्स इंडिया द्वारा उल्लेखित है, यह कहानी संग्रह 15 कहानियों और 2 खंडों मतलब लव एंड अंदर डेजरमेंट्स और द मिरर ऑफ द महाभारत में विभाजित करता है। इसमें प्रेम, अकेलापन, मानवीय संबंधों की जटिल पहलुओं, कोविड महामारी, महाभारत के पात्र जैसे कुंती, इनके बारे में बताया गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि बंदा जो अकेला होता है उसके बारे में, या प्रेम है, अकेलापन है, मानवीय की जो संबंधित जो जटिल परेशानियां हैं उनके बारे में, महाभारत के बारे में, कोविड महामारी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। और क्या नाम लिखा है? लाइफ ऑन द मार्स इसका नाम लिखा है, कलेक्टेड स्टोरी। लाइफ ऑन द मार्स कलेक्टेड स्टोरी इसका नाम है, लिखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैन अमृत 2.0 नामक एक AI संचालित जांच शुरू की है? तो कौन सी बेटा? नैन अमृतम। नैन का मतलब क्या होता है? आंखें होती है। नैन अमृतम 2.0 क्या एक प्रोग्राम शुरू किया। वो क्या है? जो कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्या नेत्र जांच की जाएगी। मतलब जो बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे होते हैं, वहां के लोग होते हैं, उनको क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्या AI जांच से उनकी क्या आंखें जांची जाएगी। ठीक है, तो कौन से राज्य ने शुरू की है? तो केरल राज्य ने कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा? नैन अमृतम 2.0। कौन सा बेटा? नैन अमृतम 2.0
AI द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्या है, आंखें जांची जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो केरल सरकार ने अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली सरकारी AI संचालित नेत्र जांच नैना अमृतम 2.0 का लॉन्च किया है। यह पहल विश्व रूप से स्कूली बच्चों में आंखों की बीमारी की शुरुआत, पहचान और रोकथाम के लिए की जाएगी। जो स्कूली बच्चे हैं केरल के, उनकी जो बीमारी है आंखों संबंधी, उनकी बचाव है, उनका इलाज है, उनकी देखभाल है, उनका रोकथाम है, इसके लिए क्या है, वो रेडियम हेल्थ टेक कंपनी के साथ क्या साझेदारी की। किसके साथ साझेदारी की है? रेडियम हेल्थ टेक कंपनी के साथ क्या साझेदारी की है। तो आपसे पूछा जाए नैनम अमृतम 2.0 AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आंखों की जांच कौन से राज्य में की जाएगी, किस राज्य सरकार ने यह पहल शुरू किया? तो केरल राज्य सरकार ने की है। हाल ही में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 में का आयोजन कहां पे हुआ है? तो कौन सा बेटा? पूषा कृषि विज्ञान मेले की मैं बात करूं 2025 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो इस मेले का आयोजन अभी हाल ही में भारत के जो हमारे कृषि मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और कहां पे किया गया? पूषा मेला कृषि की मैं बात करूं तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पे? नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा क्या इसका आयोजन किया गया? शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। और क्यों किया, इसका मेन कारण क्या है? तो पूषा कृषि मेला 2025 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2025 तक दिल्ली में स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में मेला ग्राउंड में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उसकी थीम क्या है? उन्नत कृषि विकसित भारत रखा गया। थीम क्या रखा है? मेले का विषय क्या है आपकी बार? उन्नत कृषि और विकसित भारत। मतलब कृषि के अंदर किसानों की जो के लिए जो आय है या उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी फसल से संबंधित है, इन सब चीजों पे जोर दिया जाएगा। और भारत को क्या विकसित बनाना है। मतलब जो करंट में गवर्नमेंट चल रही है ना, अब कोई भी पॉलिसी लाएगी ना, आप एक बात याद रखना ना, उनकी कोई भी थीम होगी ना, उनको ये पता नहीं आज देश में क्या हो रहा है, आज क्या करना है, आज कौन सी पॉलिसी लागू करनी है, अभी क्या एक्शन लेना है, वो उनको कुछ भी पता नहीं है। उनका से कुछ भी पूछो पता है क्या बोलेंगे? हमें विकसित भारत बनाना है, 2047 का हमारा लक्ष्य है। मतलब आज क्या करना है वो उनसे मत पूछो, क्या हो रहा है वो मत पूछो, 2047 की बात करो उनके साथ, मतलब आने वाले टाइम की बात करते हैं। तो अब देख लो वो कितनी आगे की सोच रहे हैं। तो हर जगह मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए क्या थीम होगी, ठीक है। क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है एग्जाम में कि क्या थीम थी इस बार, क्या विषय था, तो जहां विकसित भारत दिख जाए या विकसित भारत 2047 दिख जाए तो उसको कर देना, मोस्टली आपका सही होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिक लगा लेना। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर को कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया है? तो कौन बेटा? मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। ये हमारे क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार, इनका काम क्या होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार का आर्थिक सर्वेक्षण जारी करना, जो कि क्या बजट से एक दिन पहले आता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या आता है? बजट से एक दिन पहले आता है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे कौन थे? वी अनंत नागेश थे। कौन बेटा? वी अनंत नागेश थे। इनका क्या कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया, कितने साल तक कर दिया? वी अनंत नागेश्वरम का क्या है कार्यकाल 2 साल एक्सटेंड कर दिया। कितने? 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बढ़ा दिया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब मैं आपको क्या 2-3 चीजें और बताता हूं जो एग्जाम में पक्की छपने वाली है। सबसे पहले लिखो हमारे CGI कौन है, ठीक है। CGI कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। कौन है बेटा? एग्जाम में पक्के आएंगे, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। उसके बाद इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के अध्यक्ष कौन 11वें क्रम के बने हैं? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। वी नारायण के इसरो के अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन सी? कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है बेटा? विजय रहटकर। कौन है? विजय रहटकर, ठीक है। विजय रहटकर। अब 3 हो गए, 1-2 और बताता हूं मैं आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं, ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। RBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? RBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय महलोत्रा। कौन है? संजय महलोत्रा, ठीक है। एक हमारे केक कौन बने हैं? ठीक है, संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति।
सीएजी कौन बने? संजय मूर्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पक्के कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने मिलेगा। सीजे का पूछे, इसरो का अध्यक्ष पूछे, मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे, आरबीआई का अध्यक्ष पूछे, कोई ना कुछ भी पूछ सकता है आपसे, याद रख लेना, एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है और अब 31 मार्च 2027 तक ये रहेंगे। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया और कैबिनेट ने इसको नियुक्ति दे दी है, जिनका भी कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, 2 साल ये और रहने वाला, 2027 तक रहने वाले। इनका मेन मुख्य क्या होता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो आर्थिक समीक्षा होती है, उसको बनाना, उसको जारी करना इनका मेन काम होता है, जो कि बजट से एक दिन पहले आता है। बजट आता है आगे के साल का, नेक्स्ट ईयर का, और आर्थिक इकोनॉमी सर्वे आती है पिछले साल सरकार ने कहाँ पैसा किया, कहाँ क्या काम किया, उसके बारे में आती है। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 11,000 रन बनाने दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कितने? 11,000 रन। कितने बेटा? 11,000 रन की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? विराट कोहली। और जिन्होंने आज कमाल कर दिया भाई साहब, क्या है कि जो अपना मैच था भारत पाकिस्तान, उसमें शतक मार दिया। ठीक है, तो पहले कौन थे? विराट कोहली थे। कौन थे बेटा? विराट कोहली थे। कौन? फर्स्ट नंबर कौन है? विराट कोहली साहब है। और दूसरे नंबर पे किसका नंबर है? ये सेकंड का कीर्ति नाम किसने कर दिया? किसके नाम हो गया? रोहित शर्मा। सेकंड कौन है? सेकंड कौन है जिन्होंने ये कारनामा कर दिया? वो है रोहित शर्मा, जिन्होंने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में किया 11,000 रन बना दिए। पहले विराट कोहली, दूसरे कौन है? रोहित शर्मा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इन्होंने किसके खिलाफ रन बना के कीर्ति नाम स्थापित किया? बांग्लादेश के खिलाफ क्या इन्होंने ये रन बना के अपना अचीवमेंट हासिल कर लिया है। और इन्होंने 261 पारियों में मुकाम हासिल किया, बल्कि विराट कोहली ने किया 222 पारियों में ये कीर्ति नाम है, ये मुकाम हासिल कर लिया था। तो विराट कोहली ने कितनी पारियों में किया? 222, और रोहित शर्मा ने 261 पारियों में ये कारनामा कर दिया है। हाल ही में किस देश ने बीओपी या आईजीपीओ की अध्यक्षता संभाली है? तो कौन से देश ने बेटा बीओपी या आईजीओ की अध्यक्षता संभाली? तो कौन सा देश है? अभी क्या इनकी अध्यक्षता की गई थी? और बंगाल की खाड़ी है, मतलब जो बंगाल की खाड़ी के आसपास देश है, उनके बारे में क्या इनके बातचीत हुई थी? मतलब उसके अंदर किस तरह व्यापार, सहयोग, रक्षा को लेके चलना है? तो इसकी अध्यक्षता अभी किस देश ने संभाली थी? किस देश ने अध्यक्षता संभाली थी अभी हाल ही में? तो बीओपी 2025 की किसने? भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। मतलब जो बंगाल की खाड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी के जो देश है, उनकी को लेके इसमें वार्तालाप हुई थी। तो ऑप्शन क्या होगा राइट हमारा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो 21 फरवरी 2025 को भारत के मालदीव में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान आधारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। और भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की। किसने? भारत ने किया बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की। तो किसने की? भारत ने बांग्लादेश से इसकी अध्यक्षता हासिल की। बंगाल की खाड़ी के जो खाड़ी देश है, बंगाल की खाड़ी के, इन देशों को लेकर ये बैठक हुई थी। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजन की गई थी? 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता की मैं बात करूं तो हाल ही महाराष्ट्र पुणे में ये आयोजित की गई थी। कौन सी? मतलब जो एशियाई कंट्री है, उनके इकोनॉमी को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके बीच जो ट्रेड वगैरह बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, उनको लेके ये सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र पुणे के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 फरवरी को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। कहाँ पे? पुणे में आयोजित किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजन में कृत्रिम मेधा, मतलब एआई से संचालित सहित भू अर्थ शास्त्र के प्रमुख समकालीन विषय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या, जलवायु परिवर्तन पे क्या है, चर्चा की गई थी। मतलब जलवायु, क्लाइमेट के बारे में, बिजनेस के बारे में, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें, और भू अर्थशास्त्र मतलब जियोग्राफी के बारे में बात करें, तो इनको लेकर चर्चा हुई थी। और एशियाई कंट्रियों की जो सम्मेलन थी, और कहाँ पे हुई? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। मानव निर्मित
द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा क्या होगा? स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत क्या एक ऐसा कीर्ति नाम करने जा रहा है, कहां पे बेटा? मुंबई के अंदर। कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। एक अपतटीय का मतलब क्या होता है? अपतटीय मतलब क्या होता है? मतलब एक क्या द्वीप बनाएगा, एक कृत्रिम द्वीप बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? कृत्रिम द्वीप बनाएगा, ठीक है। कृत्रिम द्वीप बनाएगा, जैसे मतलब इस तरह क्या एक द्वीप बनाएगा और उसके चारों ओर क्या है? पानी होगा, ये मतलब जमीन होगी, जमीन होगी और उसके चारों ओर क्या होगा? पानी होगा। फिर क्या है? भारत क्या है यहाँ पे? क्या है? हवाई अड्डा बनाएगा। फिर क्या है? भारत यहाँ पे क्या है? हवाई अड्डा, हवाई अड्डा बनाने वाला, ठीक है। जो मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ऑलरेडी, वहां पे क्या है? भारत क्या है इसका काम करने जा रहा है, एक अपतटीय या एक कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहा है और वहां पे क्या हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। तो ये कारनामा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और भारत में कहां पे हो रहा है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हो ना, मतलब वर्चुअली एक आर्टिफिशियल द्वीप बनेगा, वहां पानी होगा, उसके बीच में जगह होगी, वहां क्या हवाई अड्डा बने जाएगा। तो भारत का जो हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसको क्या एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको और बड़ा किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। तो कहां? मुंबई में ये काम है किया जा रहा है। तो आपसे पूछ जा सकता है भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पे बनना जा रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर बनने जा रहा है। तो भारत मुंबई के तट पर अपनी पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाएगा, जो मोदी सरकार की बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने का अभियान है। इसमें क्या है? मतलब ये हवाई अड्डा किस तरह होगा? हवाई अड्डे का निर्माण भारत के पश्चिम तट पर वधवन बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर किया जाएगा। कहां पे इसका निर्माण होगा? पश्चिमी तट पर। कहां होगा? पश्चिमी तट है भारत का, वधवन, वधवन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह पे होगा? वधवन बंदरगाह पे किया जाएगा। कौन से? वधवन बंदरगाह पे क्या इसका निर्माण किया जाएगा और क्या है कि कृत्रिम द्वीप है मुंबई के अंदर, ये मनाया जाएगा। तो ये हमारे, अच्छा एक क्वेश्चन और रखे, हाल ही में सिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां पर होगा? तो सिमोल महोत्सव के दूसरे संस्करण की मैं बात करूं, या सिमोल महोत्सव कहां पे मनाया जाएगा? असम के अंदर मनाया। कहां पे बेटा? असम के अंदर मनाएगा। और असम के एक दो महोत्सव और लिख लो। एक कौन सा है? बिहू है, बिहू है। एक कौन है? सतारिया है, सतारिया है, ठीक है। एक अंबुबाची मेला, अंबू अंबू अंबुबाची, अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला कौन सा होगा? अंबुबाची मेला। ये सारे कहाँ हैं? असम के अंदर मनाते जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो सिमोल महोत्सव का दूसरा संस्करण, जो लुभावने बॉम्बेक्स सिबा फूलों का एक जीवित उत्सव है। ये क्यों मनाया जाता है? ये क्या एक फूलों का त्योहार है, मतलब यहाँ क्या फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे क्या है, और फूल खिलना शुरू हो जाता है, तब ये मनाया जाता है। तो 15 फरवरी को असम के नागाम में शुरू हुआ है और 2 दिनों तक चलने वाला है महोत्सव है। बरूगुरी आलोखोवा स्थित एक जातीय इको रिसोर्ट के अंदर ये इसका आयोजन किया जाएगा और ये प्रतिभागियों को असम की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने का अनूठा अवसर प्रदान करेगा। मतलब क्या है कि मतलब नॉर्मली बात करें तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, या बात करें वनों से जुड़ा हुआ है, फूलों से जुड़ा हुआ है। एक मतलब फूलों का कल्चर है यहाँ पे। क्या है, एक विशेष तरह के फूल है, वो उनका जश्न उन फूलों का जश्न मनाया जाता है। वो फूल आने स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। तो क्या है, कौन सा? सिमोल महोत्सव असम के अंदर मनाया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सिमोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम के अंदर मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के 15 एमसीक्यू थे। अब जल्द जल्द देखते हैं वन लाइन। अनप्राउड पहल किससे संबंधित है? तो ये फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट है या एक्सपायरी दवाइयां हैं, उनके द्वारा केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और उनको क्या है साइंटिफिक तरीके से क्या उस अपशिष्ट को क्या डिकम्पोज करना है, ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? तो 338A है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1957 में क्या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन की सहायता की स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और कौन सा क्रम का था? तो पहले क्रम का था और राजस्थान के अजमेर में ट्रांसजेंडरों ने अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजन किया। LIC वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मतलब सबके लिए बीमा होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की? तो LIC ने शुरू की है। उसका उद्देश्य क्या है? सबके लिए बीमा हो। देश का पहले वर्टिकल बायोफेशियल संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? देश का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय आवासीय और शहरी मंत्री मनोहर खट्टर जी द्वारा किया गया और दिल्ली के अंदर ये बनने जा रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में बन रहा है। राष्ट्रीय जल मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर क्या है? तो पिकू, जो कि एक मोर है। क्या है? पिकू है।
अभी हाल ही में किस भारतीय महिला को मैसाचुसेट्स गवर्नर के प्रशासित पत्र से सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को क्या है कि सम्मानित किया गया, किसे? मैसाचुसेट्स गवर्नर के पत्र से सम्मानित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रसिद्ध खुजरों के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ऑफ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो जो प्रसिद्ध खुजराओं के मंदिर है उनका निर्माण है किसने कराया? तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नोट्स वगैरह बनाते रहो। क्लास पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। जय हिंद, धन्यवाद।